Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. आज के सेशन में हम कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं जो कि राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म a single product is known as a combination reaction. Okay, it is called synthesis reaction also. तो एग्जांपल आपको दे रखे हैं 2Na plus Cl2 is equals to 2NaCl। तो आपको पता है सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक सिंगल कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड्स में टूटता है। ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है ना वो एक सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। जैसे CaCO3 है वो CaO plus CO2 में ब्रेक होता है। CaCO3 ओके, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। CaO ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, ये क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको अपन क्विक लाइम कहते हैं। ओके, तो CaCO3 CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। ओके, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी अब 3 टाइप्स की होती है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट देके किसी कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर आपको NaNO3 का कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो NaNO3 को जब हम हीट देते हैं तो वो NaNO2 प्लस O2 पे क्या होता है, ब्रेक होता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन में, जैसे CaCO3 का है, इसमें भी हीट की प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है। तो CaCO3 वो CaO प्लस CO2 में ब्रेक होता है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन का, जिसमें हीट देके हम एक कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर कंपोनेंट्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और वो दो सिंपलर कंपाउंड्स में अगर ब्रेक हो जाता है तो उस डीकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो H2 और O2 बनता है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ओके, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड लगाएंगे, और जहाँ पर कैथोड होगा यानी कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है आपका, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड होता है वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके, विद्युतीय अपघटन, हिंदी में थर्मल को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन, इसको कहते हैं विद्युतीय अपघटन। फोटोलिटिक यानी कि प्रकाशीय अपघटन, जिसमें हम लाइट, किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम लाइट इमिट करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस पर लाइट को हम डालते हैं, उसकी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो लाइट के कांटेक्ट से वो कंपाउंड जो होता है लाइट की एनर्जी से, Hν यानी कि लाइट की एनर्जी से वो 2 सिंपलर कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन Mg प्लस CuSO4 में Mg जो है वो जो कॉपर है यानी मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो MgSO4 और Cu जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में फ्री हो जाता है। ओके, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये आयंस के एक्सचेंज से होती है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, तो और वो नया कंपाउंड जब बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, Na2S प्लस HCl जो है वो NaCl प्लस H2S
फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह बेरियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 2AgNO3 से मिलके सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट बनाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। Ba+ और आपका NO3 माइनस ये मिलके BaNO3 होल ट्वाइस बना लेते हैं, और आपका जो Ag+ होता है और Cl- होता है ये मिलके सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अवक्षेप बचता है। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। ओके, जो बच जाता है, जो अवक्षेप होता है, रिमेनिंग पोर्शन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि एक सॉलिड होता है जनरली, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि एक रिएक्शन में जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा, जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो रिएक्टेंट्स आर सॉल्युबल बट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी इनसॉल्युबल एंड सेपरेट आउट एज अ सॉलिड। BaCl2 वाली रिएक्शन जो अभी हमने डिस्कस की है, इसका एक एग्जांपल है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। ओके, तो जिसमें हीट रिलीज होती है यानी फॉर्मेशन ऑफ हीट होता है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। ओके, तो याद रखना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे हिंदी में कहते हैं, जिसमें ऊर्जा निकलती है, जिसमें ऊर्जा रिलीज होती है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर की जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन, क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस यानी स्लेक्ट लाइम बनता है। तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है। ओके, रिएक्शन ऑफ अ लाइम विद वाटर, इसका एक एग्जांपल है। एंडोथर्मिक, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। उसी तरह जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये रिएक्शन होती है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और आपका ऑक्सीजन बनता है। ओके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर बनते हैं, तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, इसे हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। डिफाइन रेंसिडिटी, आपको रेंसिडिटी क्या होती है, देखिए किसी भी फूड का जो भी आपका फूड है, फूड मटेरियल है, फूड स्टफ है, उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ठीक है, जो भी उसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो रिएक्शन जो होती है उससे आपका फूड कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ता है फूड को। पैकिंग करते समय जो भी जैसे पोटैटो चिप्स हैं, इन सब की हम पैकिंग करते हैं, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं एयर की जगह, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, जिसे अपन BHA कहते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन जिसे BHT कहते हैं। तो BHA और BHT जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी हम यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में आपको देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन जो हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर में रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, इसी तरह आप Fe3O4 का भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है Fe की फॉर्म में, आयरन की फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड आयरन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, और हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है किसी भी मेटल की, हम ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होती है या मॉइस्चर से जो रिएक्शन होती है, जिसमें जो हमारा मेटल है उसकी सरफेस ख़राब हो जाती है। ठीक है, द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स इन द विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आने पर मेटल में जो रिएक्शंस होती हैं, जिससे उसकी सरफेस ख़राब हो जाती है, उसकी सरफेस
में रस्ट लग जाती है तो वो रिएक्शन आपकी कोरोजन कहलाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर उसमें रस्ट लग जाती है और वो कोरोड हो जाता है। ओके, इसको बचाने के मेथड आपके पास देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में ध्यान रखना गैल्वेनाइजेशन है, जिसमें हम एक जिंक की लेयर लगा देते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है। पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, यहाँ पर भी एक लेयर प्रोवाइड कर दी जाती है पेंट लगाकर, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो मेटल का। तो इन मेथड से हम उनको क्या कर सकते हैं, मेटल को कोरोड होने से, मेटल को रस्ट होने से हम बचा सकते हैं। ओके, What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? So देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आयरन की रिएक्शन हम कराएं तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। आयरन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर ये आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इस रिएक्शन में जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग्स की रिएक्शन कराते हैं। ओके, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। वाई? तो ये मैंने आपको बता रखा है, इनको कोरोजन से बचाने के लिए, ताकि इनका ऑक्सीडेशन ना हो, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स, उनमें हम एयर की जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। ओके, रेंसिडिटी, कोरोजन तो मेटल के लिए होता है, यहाँ पर फूड आइटम्स की बात की जा रही है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स हैं उनको रेंसिड होने से बचाने के लिए, उनमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उनमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उनमें उनका रेंसिडिटी ना हो, वो ख़राब ना हो, वो कंटेमिनेट ना हो। ओके, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो विनेगर में आपको पता है एसिडिक एसिड होता है, आपका टेमेरिंड है टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड आपका लैक्टिक एसिड होता है, और आंट स्टिंग जो होती है वो मेथेनोइक एसिड होता है। ओके, आंट स्टिंग जो होती है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, ताकि जलन होती है, जब वो काटती है तो अपन को जलन होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पता है डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई आयंस नहीं हो, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, तो कोई इसमें नेगेटिव आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस का लैक होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नेगेटिव आयंस डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, जबकि आपका जो टैप वाटर होता है, रेन वाटर जो होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, राइट इट्स टू कंपोनेंट्स। देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है इसको सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनता है। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को हम NaHCO3 जो है, इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको हम खाने में, हमको जब इडली बनाते हैं, हम डोसा, हम जो भी फ्लफ़ी चीज़ बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, इन सब में हम इसको इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये एंट एसिड है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये एसिड से रिएक्शन कराने पर ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। ओके, तो ये एंट एसिड की तरह भी यूज़ होता है। ओके, तो ये बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, वो आपका किचन में यूज़ होता है, आपका फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ब्रेड केक बनाने के लिए, डोसा इडली बनाने के लिए, फ्लफ़ी चीज़ें जो बना होती हैं, जिनको थोड़ा उनको फूलना पड़ता है, तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट और स्पंजीनेस आती है फूड में। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को एंट एसिड की तरह यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सॉरी मैं थोड़ा आज फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे आपको रिवीजन भी कराना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं जल्दी से। राइट द केमिकल फार्मूला। जिसको भी मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वो मेरा जो वीडियो है वो 0.5 स्पीड में, या हाँ उससे भी कम स्पीड में, 0.25 होता है, उसी स्पीड में देख ले। ओके, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा एंड राइट इट्स यूजेस। तो वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3, जो सोडियम कार्बोनेट होता है आपका, वो आपका वॉशिंग सोडा होता है। ये बेकिंग सोडा जो होता है उसी से बनता है, उसको गर्म
करने पर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन है रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि अब क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन और डीक्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस है। रिक्रिस्टलाइजेशन में तो वाटर मॉलिक्यूल उससे सोडियम कार्बोनेट से मिलके वॉशिंग सोडा बनाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलके वॉशिंग सोडा बनाते हैं, जबकि बेकिंग सोडा यहाँ पर जो होता है उसको गर्म किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब सोडियम कार्बोनेट में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो उसका क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गया। एक फार्मूला यूनिट सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में अगर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। ओके, इसकी यूजेस हम जानते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में ये आपका काफ़ी यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है। ओके, तो ये ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज एंड नॉट PEPPER। ओके, दिस इज़ अ PAPPER, पेपर इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ पर आपका इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, किसको, वॉशिंग सोडा को। इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर ये सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है, और डिटर्जेंट्स में भी ये इसका काफ़ी यूज़ है वॉशिंग सोडा का, ये तो आप जानते ही हैं। हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ऑब्टेन्ड, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर। जिप्सम जो होता है वो CaSO4.2H2O होता है। अगर आप उसको 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो आपको CaSO4.12H2O मिलेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलेगा, जिसको हम घर की डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। और इसको मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है, जब हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर जब हमें लगता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी जो पट्टी होती है उस पर ऊपर उसकी पुताई कर दी जाती है, ताकि हमारी जो हड्डी है वो सीधी रहे और फ्रैक्चर जल्दी से सही हो जाए। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4.12H2O। फॉर्मूला याद रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O। ओके, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए वो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर एक स्पेशल एक फ्रेगरेंस देते हैं, एक स्मेल देते हैं। ओके, तो उनकी स्मेल से हम वेरीफाई करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, जैसे अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर ये गंध देते हैं, ये स्मेल करते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो मैंने आपको बता रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी Mg2H। यहाँ पर आप देख सकते हैं MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। लेस रिएक्टिव को ये डिस्प्लेस कर देगा, हाईली रिएक्टिव, जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। वाई आर एल्यूमिनियम कंटेनर्स यूज टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है उसमें हम एल्यूमिनियम कंटेनर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे जो एसिड की ऑक्सीडेशन को रोकता है, एसिड के ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो एल्यूमिनियम कंटेनर जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ताकि हमारा जो एसिड है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए और फर्दर रिएक्शन नहीं करे। ओके, हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर कैसे होता है और आपको यहाँ पर बताना है फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है, ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। और आपको पता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं यानी उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, ये इसका आंसर होगा। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा, देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है NaHCO3 जो होता है ये इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सोडियम कार्बोनेट है। ये किस किस से मिलके बना हुआ है, इसमें एक तो सोडियम कार्बोनेट है और आपका CO2 है, यानी कार्बोनेट्स हैं इसमें। ओके, कार्बोनेट्स हैं इसमें और इसमें थोड़े से मतलब कि वीक एसिड्स भी होते हैं। ओके, जैसे जो आपका टार्टरिक एसिड होता है, वीक एसिड्स भी इसमें कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो NaHCO3 जो होता है वो जनरली Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये इसके क्या होते हैं, ये इनसे मिलके
बनता है, ठीक है। NaCO3 को अगर अपन गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O में टूट जाता है, ठीक है। व्हेन वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 इज हीटेड इट डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता है, वो Na2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। जबकि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है NaCO3, ये Na2CO3 और CO2 में टूटता है। आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर NaHCO3 जो है ये Na2CO3 और CO2 में टूट रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। जबकि बेकिंग वॉशिंग सोडा को यानी Na2CO3.10H2O जो होता है, इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 और H2O अलग हो जाएगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है। तो बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जबकि वॉशिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है, ओके। ये इसका मेजर डिफरेंस है। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बता रखा है, ये फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, जो कि एक वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे जिप्सम हो गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका लॉन्ड्री में यूज़ होता है। डर्ट और क्लोथ्स जो डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं उनका ब्लीचिंग करने में, और ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये ऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज़ होता है, ओके। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ओके, ये आपको याद रखना है। व्हाट विल हैपन व्हेन ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर ड्राई लिटमस पेपर? तो ड्राई लिटमस पेपर में अगर अमोनिया गैस छोड़ देंगे तो अमोनिया गैस जो होती है ये OH नेगेटिव आयंस को कैरी नहीं करती है, ठीक है। पर जब ये वाटर से रिएक्ट करती है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो ये एक तरह से ये एल्कलिनिटी शो करती है। तो अगर अमोनिया गैस जो होती है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, तो ये एल्कलाइन नेचर को शो करती है। तो अगर इसमें अगर हम अमोनिया गैस को लिटमस पेपर पर छोड़ेंगे तो ये लिटमस पेपर को क्या बना देगी? ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगी। क्या बना देगी? ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगी। इट कैन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, क्योंकि रेड को ब्लू कौन बनाता है? बेस बनाता है। तो एल्कलिनिटी होने के कारण अमोनिया गैस की ये रेड को ब्लू बना देती है। तो ये इसका लिटमस पेपर का टेस्ट है, ओके। वाई अमोनिया नाइट्रेट व्हेन हीटेड डिसअपियर कंप्लीटली? क्यों डिसअपियर होता है? देखिए, जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यहाँ लाफिंग गैस बनती है, आपको पता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O बनती है, लाफिंग गैस बनती है और वाटर वेपर बनता है। तो यहाँ पर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको थर्मल डीकम्पोजिशन ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ओके। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन एक तरह का क्या एवेपोरेशन है, प्लांट्स में जो लीव्स के थ्रू होता है, ओके। स्टोमेटा ओपन हो जाता है, उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आपको पता है CO2 और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? पैसेज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो उसके थ्रू वहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है, वाटर का जो होता है एवेपोरेशन होता रहता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपको पता है ये ट्रांसपिरेशन हेल्प करेगा क्योंकि जो जाइलम टिश्यू है वाटर को रूट से लेकर सभी प्लांट्स तक पहुंचाता है, और फिर वहाँ से उसका क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, ओके। तो ये सभी मिनरल्स को, सभी न्यूट्रिशन को पहुंचाने का एक ज़रिया है ट्रांसपिरेशन। कूलिंग इफेक्ट होता है, आपको पता है जो भी एवेपोरेट होगा तो उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो एवेपोरेशन से टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा रहता है, ओके। तो ये ट्री के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये इसके कुछ क्या हैं? फंक्शंस हैं ट्रांसपिरेशन के। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ये ट्रांसपिरेशन का जस्ट अपोजिट है। जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको सप्लाई करना, यानी जो कौन से टिश्यू का काम है? ये फ्लोएम टिश्यू का काम है। दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम तो वाटर को ले जाएगा, और फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिशन को, यानी कि जो फूड बना है, फूड मटेरियल बना है फोटोसिंथेसिस में, उसको प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू सप्लाई फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। आपको पता है ये वेरियस एक्टिविटीज़ और एनर्जी परफॉर्म करने की ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन बॉडी को ज़रूरी होता है, वैसे प्लांट को भी ज़रूरी होता है। और कौन सा टिश्यू ये काम करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? तो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम, दो टिश्यू हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यू जो आपका होता है वो वाटर को ले जाने का काम करता है, आपको रूट से लेकर सभी पार्ट्स तक, ठीक है।
ट्रैकेट्स और वेसल्स से ये मिलके बनता है, कंसिस्ट करता है, और कंडक्ट वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये सप्लाई करता है। ओके, और फ्लोएम टिश्यू जो है, ध्यान रखना है, इस फ्लोएम टिश्यू की यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्लोएम टिश्यू है यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, लीव्स के बाद स्वयं जो है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ फ्लोएम है। ओके, इट इज़ फ्लोएम। तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड, एमिनो एसिड्स, हार्मोन्स एट्रेक्ट्रा फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? देखो, ये ऑक्सीजनेटेड जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लंग्स में लेके जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ये एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि आपका ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं करती, पर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजती है? हार्ट से लंग में भेजती है। ओके, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो जाए और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के थ्रू, ऑर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओके, हमारा हार्ट कैसे काम करता है? देखिए, राइट साइड जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, और वहाँ से आपको पता है जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वो उसको दोबारा लंग में भेज देगा, और लंग से वो ऑक्सीजनेशन होने से उसका दोबारा से वो लेफ़्ट साइड में आएगा हमारे बॉडी पार्ट में। तो लेफ़्ट एट्रियम उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है, और लेफ़्ट एट्रियम उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो ऑर्टा में जाता है, और ऑर्टा से पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई हो जाता है। ये हमारा डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ओके, तो डबल सर्कुलेशन भी क्या होता है आपने समझ लिया कि जिसमें जो ब्लड जो होता है वो 2 बार हार्ट से गुजरता है। एक बार ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर के लंग्स में जाता है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा लंग्स से हार्ट में आता है, और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ हार्ट के ब्लड को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। ओके, सो दिस इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टूडेंट्स, जिसमें हमें किडनीज़ के बारे में डिस्कस करना है। किडनी जो होती है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। रेडिश ब्राउन और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में होता है और दोनों तरफ होता है, जिसमें जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी स्लाइटली हायर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में। ठीक है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लीवर, जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, हायर होती है देन द राइट किडनी। ओके, मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना और हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हमारे ब्लड को साफ़ रखना, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना, हमारे ब्लड की जो कंसंट्रेशन होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना, ये इसका वर्क है। ओके, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये किडनी का स्ट्रक्चर है और ये नेफ्रॉन, जिसमें आपको बोमेंस कैप्सूल नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ ये ट्यूबल्स होती हैं जिनको ग्लूमेरुल्स कहते हैं। ये चारों तरफ इसमें लिपटी हुई होती हैं। जैसे ही ब्लड इसमें आता है हाई प्रेशर में, ये इसको फ़िल्टर करते हैं और इसको कलेक्टिंग डक्ट, जो ये आप देख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ पर ये कलेक्ट होता है और फिल्टर होने के बाद यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ओके, तो नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, टेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं ये। बोमेंस कैप्सूल और ग्लूमेरुल्स यानी ट्यूबल्स जो होती हैं, ये ग्लूमेरुल्स जिन्हें कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल और ग्लूमेरुल्स, ये मिलके हमारा नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ब्लड एट हाई प्रेशर फ्लोज इनटू इट by blood capillaries called glomerulus, which are surrounded by Bowman's capsule. Okay, this cup shaped structure is followed by long twisted tubular structure which finally leads to the collecting duct and that कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन, जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से वो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करेगा और बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालेगा। ओके, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपको ये सेशन यूज़फुल लगा होगा। तो सेशन को अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन।